सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 1 का लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं 10th क्लास एनसीईआरटी का। तो इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन को लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसका इंट्रोडक्शन देखा था हम लोगों ने। तो जनरली क्या होता है कि केमिस्ट्री में रिएक्शन जो है वो 4 टाइप्स का होता है जनरली। जैसे फर्स्ट हम लोग लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे दो चीज कंबाइन होके वो एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। जैसे दो रिएक्टेंट है A2 और B2 और इससे 2AB का फॉर्मेशन होता है। दो चीज कंबाइन होके और ये एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। इसको कहते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे इसका एक एग्जांपल लो आप, कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं हम लोग क्विकलाइम। क्विकलाइम का रिएक्शन जब वाटर के साथ होगा, वाटर क्या लिक्विड है, इससे बनता है CaOH ट्वाइस। इसको कहते हैं हम लोग स्लेक्ट लाइम। इससे स्लेक्ट लाइम का फॉर्मेशन होता है और ये भी सॉलिड है। तो क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके स्लेक्ट लाइम बनाता है और इसमें जो है ये हीट रिलीज होती है, या इसमें एनर्जी भी लिखते हैं हम लोग, एनर्जी इज रिलीज्ड। तो इसको Q किलो कैलोरीज ऑफ हीट इज लिबरेटेड। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक है, हीट इसमें रिलीज हो रही है। इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट जो है वो निकल रहा है। उसी तरीके से जैसे कार्बन सॉलिड है, इसको O2 के साथ रिएक्ट कराओगे आप तो CO2 गैस बनेगा। तो इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। उसी तरह से जैसे हाइड्रोजन गैस O2 के साथ कंबाइन होता है और ये H2O क्या बनता है, लिक्विड बनता है। ये गैसियस मॉलिक्यूल है, इसको बैलेंस कर लोगे आप, ये 2H2O है। तो ये जो रिएक्शन है ये कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो पार्ट जो है वो क्या होता है, कंबाइन होता है। तो इसमें हीट रिलीज हो रही है, इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब एक्सो मतलब हीट जो है वो लिबरेट हो रही है। तो ये जो केमिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस में हीट लिबरेट होता है और हीट जो है वो एब्जॉर्ब होता है। मतलब किसी रिएक्शन को करने से प्रोडक्ट बनने में यदि एनर्जी लिबरेट होती है, यदि सिस्टम एनर्जी को रिलीज करता है, तो यदि वो केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट बनने में एनर्जी रिलीज करता है तो उसको कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और किसी रिएक्शन को कराने के लिए यदि हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बाहर से एनर्जी देते हैं, तो उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आपको समझना जरूरी है। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, तो देखो एक सिंपल सा छोटा सा ग्राफ बनाते हैं हम लोग कि यदि यहाँ हम लोग एनर्जी लेते हैं, एनर्जी ये कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी, और ये आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। मतलब ये रिएक्शन को इस पे लेते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट को, और इस पे पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं। तो कोई भी रिएक्शन जब होता है तो उसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होता है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो हर एक चीज की, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, कुछ है, तो उसकी क्या होती है, एक मिनिमम एनर्जी होती है। जैसे यदि ये पेन भी यहाँ इस हाइट पे रखा हुआ है तो इसकी अपनी एनर्जी है। क्या एनर्जी है, एक तो इसका अपना पोटेंशियल एनर्जी होगा जो mgh है। दूसरा इसका जो टोटल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे इसमें न्यूक्लियर एनर्जी है,
उसके बाद इसमें इंटरनल एनर्जी है, हर एक फॉर्म होता है एनर्जी का, तो हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एनर्जी होता है। तो जो रिएक्टेंट है उसकी भी अपनी एनर्जी है, इसको हम लोग कहेंगे ER, और जो प्रोडक्ट है उसकी भी अपनी एनर्जी है, इसको कहेंगे EP। तो यदि एनर्जी रिएक्टेंट का बड़ा है प्रोडक्ट से, रिएक्टेंट में जब एनर्जी ज़्यादा होगा प्रोडक्ट से, तो उस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी रिएक्टेंट से। तो जब प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी रिएक्टेंट से, तो इसको कहेंगे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जो इसका साइन कन्वेंशन है एक्सोथर्मिक का और एंडोथर्मिक का, वो समझना है आपको। कोई भी इक्वेशन में, जैसे अभी हम लोगों ने एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल लिया था, जैसे क्विक लाइम रिएक्ट करता था वाटर से, तो इससे स्लेक्ट लाइम बनता था, है ना। तो क्विक लाइम क्या था आपका? CaO सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, इससे क्या बनता था? CaOH ट्वाइस, ये बनता था स्लेक्ट लाइम, और इससे हीट जो है वो जनरेट होता है, नहीं। तो ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस है एक्सोथर्मिक, हीट इसमें लिबरेट होती है। तो जब हम इक्वेशन के साथ लिखते हैं हीट को, ये कहलाता है हमारा ओल्ड साइन कन्वेंशन। ओल्ड साइन कन्वेंशन में जो मतलब पुराना सिस्टम था, उसमें Q कैलोरीज को, हीट को हम अलग से लिखते थे। अब इसी चीज को न्यू साइन कन्वेंशन में, इसी सेम रिएक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो, CaO सॉलिड प्लस H2O लिक्विड दैट गिव, सेम रिएक्शन लिख रहे हैं, केवल साइन कन्वेंशन अलग होता है। यहाँ प्लस साथ में नहीं रहे कि डेल्टा H अलग से दिया हुआ रहेगा -Q किलो कैलोरीज। इसमें हीट कंटेंट को अलग से लिखा जाता है, मतलब ये तो रिएक्शन के साथ लिख दिया +Q किलो कैलोरीज, और जब इसी को अलग से लिखते हैं, मतलब रिएक्शन को अलग लिखे और हीट कंटेंट को अलग लिखे। तो मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि ये साइन कन्वेंशन जो है एग्जाम में, यदि डेल्टा H अलग से दिया हुआ है और माइनस है, तो ये आपको समझना है कि ये एक्सोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक नहीं है। और एंडोथर्मिक में इसका अपोजिट हो जाएगा। कोई रिएक्शन यदि हो रहा है तो उसमें आप ऐसे लिखोगे, जैसे मैं लिखता हूं एंडोथर्मिक में, फॉर एग्जाम्पल 2AB, ये A2 + B2 दे रहा है फॉर एग्जाम्पल। यदि इक्वेशन के साथ दिया हुआ है -Q किलो कैलोरीज, तो इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। या इसी को 2AB को A2 + B2 दे रखा है, और डेल्टा H दिया हुआ है +Q किलो कैलोरीज, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये साइन कन्वेंशन को ठीक से समझना है आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है, तो एक ही प्रॉब्लम को चेंज करके अलग अलग तरह से कंफ्यूज करने के लिए उसको चेंज किया जाता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को आप 3 तरह से लिख सकते हो। इसको थोड़ा ठीक से समझ लो आप, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। और जनरली ये बुक में एक जगह ये तो दिया हुआ है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है, लेकिन कैसे पहचानेंगे, उसका क्या एप्लीकेशन होता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या सब्जेक्टिव जो भी प्रॉब्लम है उसमें कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। ये हो गया हमारा A2 + B2 गिव्स 2AB, और इसमें साथ साथ दिया हुआ रहेगा +Q किलो कैलोरीज। इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं A2 + B2 2AB, और डेल्टा H = -Q किलो कैलोरीज। और तीसरे तरीके से इसको
ऐसे भी कई बार दिया हुआ रहेगा, माइनस साइन आपको रिएक्टेंट साइड दे देगा, Q किलो कैलोरीज, तो इसको कहते हैं 2AB। अब देखो यही इक्वेशन है, इसी में रिएक्टेंट साइड दे दिया क्या, -Q किलो कैलोरीज, और जहां मैंने Q कैलोरीज दिया हुआ है वहां आप एनर्जी भी लिख सकते हो, क्योंकि बहुत जगह ये फॉर्म में Q कैलोरीज के बदले एनर्जी लिखा हुआ होता है। एनर्जी मतलब हीट जो है वो रिप्रेजेंट करता है, ये एनर्जी भी लिखा हुआ रह सकता है। अब एंडोथर्मिक में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, XY है, ये X2 + Y2 दे रहा है, और यहाँ -Q किलो कैलोरीज है। दूसरा है ये 2XY है, ये X2 + Y2 दे रहा है, डेल्टा H अलग से दिया हुआ रहेगा, +Q किलो कैलोरीज। तीसरा है ये X2, ये जैसे हम लोग रिएक्शन ले रहे हैं 2XY + Q किलो कैलोरीज, दैट गिव्स X2 + Y2। तो इस तरीके से हमने सारे एस्पेक्ट को डिस्कस कर लिया, और मुझे लगता है कि अब कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए किसी भी टाइप के रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने में, चाहे वो साइन कन्वेंशन जैसे भी कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ हो। तो मैंने सारे एस्पेक्ट को जो है वो डिस्कस कर लिया है। सेकेंड रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, वो रिएक्शन कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि ये डिकम्पोज हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो उसको कहेंगे हम लोग, जैसे कोई एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और उससे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे ये मान लो आपको 2AB दिया हुआ है और ये A2 + B2 फॉर्म हो रहा है, इसको कहते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड जैसे आप लेते हो, जैसे सपोज कोई कंपाउंड हम लेते हैं FeSO4 7H2O, और इसको हम हीट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप हीट करोगे तो ये FeSO4 और ये वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग हीट करेंगे FeSO4 को, तो ये प्रोडक्ट बनाएगा आपका Fe2O3 + SO2 + SO3। इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये जो FeSO4 है, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ फेरस सल्फेट है, और ये जो कलर होता है इसका, तो इसको FeSO4 7H2O को हम लोग कहते हैं, ये कहलाता है ग्रीन विट्रियोल। इसका केमिकल नेम ग्रीन विट्रियोल भी होता है। तो जब आपको दिया हुआ रहेगा एग्जाम में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एज ग्रीन विट्रियोल, तो FeSO4 7H2O को कहते हैं हम लोग ग्रीन विट्रियोल। और जैसे कई बार ये प्रॉब्लम ऐसे भी दिया रहता है कि which of the following sulfate which gives 2 oxide of an element। 2 oxide मतलब जैसे ये SO2 और SO3 बना रहा है, तो ये सॉलिड है, इससे सॉलिड ये SO2 गैस है और SO3 भी गैस है। अब इसको आप बैलेंस कर लो, यदि यहाँ हम 2 लिखते हैं इसको, तो 2Fe बैलेंस है, सल्फर भी आपका 2 है, यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन 8 है, ये 3 3 6 + 2 8 है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि ये जो रिएक्शन होता है, ये इसको कहते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसी तरीके से यदि कैल्शियम कार्बोनेट है, जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लोग
मार्बल भी कहते हैं, है ना। और जब इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, सॉलिड है, ये CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से जो है ये कुछ एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। जैसे आप लेड नाइट्रेट को PbNO3 ट्वाइस को, लेड नाइट्रेट जो सॉलिड है, इसको यदि आप हीट करोगे तो PbO प्लस NO2 प्लस PbO प्लस NO2 प्लस O2 का फॉर्मेशन होता है इसमें। तो इसको यदि हम बैलेंस करते हैं, यहाँ ये 2 यदि लिखते हो आप, तो PbO ऑक्सीजन कितना है, 6 है, ये बैलेंस करोगे तो ये 2 4 ये हो जाता है। ऐसे लिखने का हम यहाँ हाफ O2 लिख देते हैं तो ये इक्वेशन बैलेंस है। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि हाफ O2 में बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होती है। वो कहता है कि सर ये हाफ O2 कैसे हुआ। यदि इसको 2 करोगे आप 2 से, तो फिर 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 2 हो गया, तब ये बैलेंस होगा। 2Pb 2 नाइट्रोजन और 2 इंटू 2 4 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 6 इंटू 2 12, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12। तो ये क्या हो गया, ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, वो रिएक्शन होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक को दूसरा एलिमेंट जो है, दो रिएक्टेंट में, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि मान लो कोई चीज A प्लस AB है और इसका रिएक्शन हम C से कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो B के बदले C आ गया, ये हो गया AC प्लस B। जैसे XY है, इसका रिएक्शन Z के साथ कर रहे हैं, ये मतलब क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब Z जो है Y के जगह आ रहा है और Y बाहर निकल रहा है। तो ये एक एलिमेंट जो है वो दूसरे को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे इसका एक एग्जांपल लो कि जैसे आयरन है और ये CuSO4 के साथ रिएक्ट करता है, ये बनाता है FeSO4 प्लस कॉपर। या जैसे जिंक है, ये CuSO4 के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है ZnSO4 प्लस कॉपर। तो इसमें क्या हुआ कि जो कॉपर है उसको आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया, जो जिंक है उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेसिकली ये एक प्रिंसिपल होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लिस्ट और लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो जो एक्टिविटी सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ज्यादा रिएक्टिव है वो अपने से कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, इसको कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फोर्थ टाइप जैसे है, उसमें क्या करना है आपको कि ये देखना है कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ, फोर्थ टाइप ये होगा डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये XY है, ये ZK है, तो जैसे मान लो Y को Z ने डिस्प्लेस कर दिया, है ना, तो ये हो गया आपका XZ,
और इसको तो ये क्या हो गया, एक्स और जेड हो गया ना, एक्स जेड, और ये बच जाएगा आपका क्या, वाई और के। मतलब एक्स के बदले जेड आ गया और जेड के बदले के आ गया, मतलब जेड के वाई के जगह पे जेड आ गया है ना, और जेड के बदले वाई आ गया, तो दो जगह डिस्प्लेस हुआ। जैसे इसका कोई एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल लेते हैं BaCl2 प्लस H2SO4, ये हो जाएगा BaSO4 प्लस 2HCl, बैलेंस करेंगे तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, दो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है उसको कहते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो जगह एलिमेंट का एक्सचेंज होता है, उसका जो है डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसको कहते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरीके से कोई दूसरा भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2। Na2SO4 प्लस BaCl2 यदि लोगे आप, तो जैसे ये यहाँ चला आया और ये जो है ये यहाँ चला आया, इसके जगह पे ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका क्या, BaSO4 प्लस NaCl, नहीं, तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होता है ये। अब इसको बैलेंस कर लो आप, ये Ba एक है, SO4 एक है, ये 2NaCl हो गया, है ना। तो इस तरीके से ऑफकोर्स हर एक जगह हम फिजिकल स्टेट भी लिखेंगे, सॉलिड सॉलिड, ये H2SO4 क्या है, ये लिक्विड है ना, ये सॉलिड ये लिक्विड है, ये सॉलिड ये सॉलिड, ये सॉलिड ये भी सॉलिड है। ये रिएक्शन कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमने जो रिएक्शन था वो सारे रिएक्शंस को हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। ये रिएक्शंस जो है वो 4 टाइप्स का होता है। जनरली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी हैव 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। वो चारों रिएक्शन हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया एग्जाम्पल के साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमने इसमें डिस्कस किया वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को काफी इलॉबरेटली डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ये रिडॉक्स रिएक्शन कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जैसे इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। नेक्स्ट टाइप रिएक्शन जो होता है उसको कहते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे आपको दिया हुआ है चैप्टर में ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जैसा देखो नाम में ही लिखा हुआ है इसका, ऑक्सी प्लस एडिशन। किसी चीज में ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। यदि हम इसको यहां से 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और ऑक्सीजन का निकलना रिमूवल। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, addition of oxygen is oxidation and removal of oxygen is reduction। ऑक्सीजन यदि निकल गया तो वो रिडक्शन हो गया। दूसरा चीज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग कहते हैं रिडक्शन, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो पहले केमिस्ट ने क्या किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन किया। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। तो इस डेफिनेशन को फिर फर्दर एक्सटेंड किया गया और इसको कहते हैं हम लोग
addition of any electronegative element is called oxidation, और इसको कहेंगे हम लोग removal of any electronegative element is called electronegative element. अभी केवल आप ये समझो कि ऑक्सीजन क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इसी टाइप का और बहुत सारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जैसे क्लोरीन है, ऑक्सीजन तो है ही ऑलरेडी, फ्लोरीन है, ये सब। और हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मेटल जो होता है, जैसे सोडियम है, पोटासियम है, कैल्शियम है, तो इसमें रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जब रिमूव होगा, ये एक्सटेंड कर रहे हैं हम इसको, और इसमें हो जाएगा एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के टर्म में इसको डिफाइन किया गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो ये थोड़ा सा हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे एनसीईआरटी में तो केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में ही दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर में इसका कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में। अब जो नेक्स्ट है वो है इलेक्ट्रॉन के टर्म में। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी चीज से इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होता है, जैसे सोडियम है, तो सोडियम यदि Na++1 इलेक्ट्रॉन, तो ये कहलाता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और ये कहलाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और Cl- में चेंज हो जाता है, तो ये कहलाता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट को थोड़ा दिक्कत होता है याद करने में, इसके लिए हम लोग एक जनरल छोटा सा टर्म बनाते हैं, जैसे लियो है, LEO, लियो। तो देखो, लियो मतलब L, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, LEO। दूसरा आप इसको GER। जब एक पता है हमें कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक वर्ड हम लोगों ने बना लिया इसको, लियोगेर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो अभी हमने जो अभी 10th क्लास के बेसिस पे जो कंसेप्ट यूज होगा, क्योंकि हमें मेटल नॉन मेटल भी करना है नेक्स्ट चैप्टर, 3rd चैप्टर में, तो वहाँ ये कंसेप्ट जो है आपको यूज होगा। इसलिए मैंने अभी जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जिसका एप्लीकेशन है, उसको मैंने डिस्कस कर दिया। तो ऑक्सीजन का एडिशन जो होता है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जो हाइड्रोजन का एडिशन होता है उसको रिडक्शन कहते हैं। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन का लेते हैं, जो आपके सिलेबस में, कोर्स में है 10th क्लास में, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है ऑक्सीडेशन का, और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है रिडक्शन का। तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, और फिर इसका क्या एप्लीकेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डे टू डे लाइफ में, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। जैसे ये कॉपर है, कॉपर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ किए, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। और इसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, तो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है रिडक्शन। लेकिन जैसे आपको पता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन नहीं है जिसमें सिंगल केवल ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन नहीं हो, या केवल रिडक्शन हो और ऑक्सीडेशन नहीं हो।
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस हमेशा एक साथ होता है और इसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ होता है। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आप नहीं देख सकते हो जिसमें कि केवल ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीडेशन, हर एक रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। ऑल केमिकल रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, बट ऑल रिडॉक्स रिएक्शन हैविंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली। तो इसमें जैसे ये तो हमने एग्जांपल लिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। अब देखो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना CuO में, तो यहां से ऑक्सीजन हट रहा है ना, तो ऑक्सीजन जो हट रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, रिडक्शन। और ये ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ। देखो इसको दोबारा समझो आप, CuO प्लस H2 क्या बनाया, इसको ठीक से समझना, बहुत सिंपल है। Cu प्लस H2O ये बनाता है CuO प्लस H2। तो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, और H2O से ऑक्सीजन हट गया, इसको कहते हैं रिडक्शन, है ना। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा एक साथ होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद ये कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाम को उल्टा आप याद रख सकते हो, अपोजिटिवली। ऑक्सीडेशन है तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ CuO में, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ कॉपर का, तो ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। और H2O का रिडक्शन हुआ H2 में, तो ये खुद हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी तरह से ZnO से ऑक्सीजन हट गया तो ये हुआ रिडक्शन, और कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। उसी तरीके से MnO2 प्लस HCl, ये फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस है। क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन ऐसे होता है। तो यदि हम लोग इस रिएक्शन को लेते हैं, कंसीडर करते हैं कि MnO2 यदि रिएक्ट करता है किससे, HCl से, ये क्लोरीन इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है ना। तो इसमें देखो आप, इसमें क्या हुआ, MnO2 Mn से क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है वो हट गया, है ना, और HCl से हाइड्रोजन हटा। तो इसमें क्या हो रहा है, क्लोरीन जो है HCl, हाइड्रोजन इससे रिमूव हुआ। तो हाइड्रोजन का रिमूवल, हाइड्रोजन यदि निकल रहा है तो ये क्या हो रहा है आपका, इसका इससे हाइड्रोजन निकल रहा है ना, तो इसमें हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और MnO2 से ऑक्सीजन निकल के इसमें जो है ऐड हो रहा है ना, तो इस केस में ये जो इसका रिएक्शन हुआ H2 प्लस Cl2, तो इसमें Mn का ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है। तो ऑक्सीजन इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा वाटर में, क्योंकि ये H2O2 मिलके वाटर बना रहा है। तो इसमें MnO2 जो है, MnO2 का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है
MnO2 का क्या हुआ, MnO2 का रिडक्शन हुआ और HCl का ऑक्सीडेशन हुआ। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं कि MnO2 MnCl2 में चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है तो रिडक्शन हुआ, और HCl में इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, मतलब हाइड्रोजन निकल गया इससे, तो HCl कन्वर्ट हुआ Cl2 में, तो इसका क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो खुद होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का जो एग्जाम्पल है उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कोरोजन। कोरोजन मतलब जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जैसे आप देखते हो कि ब्रिज वगैरह है या जैसे बिल्डिंग होता है उसका जो पार्ट है या जहाँ बेंट होता है आयरन का, वो सब पे रस्टिंग बहुत जल्दी होता है, क्योंकि वो क्या है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में है, मतलब एयर के कांटेक्ट में है। यदि आयरन को वैक्यूम में रख दे, मान लो कि वहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं, कोई एयर नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, वैक्यूम में यदि रख दें तो उसका रस्टिंग नहीं होगा। या जो प्योर मेटल है उसमें इम्प्योरिटीज नहीं है, तो प्योर मेटल जो है उसका रस्टिंग नहीं होता। इसलिए जो बहुत पुराना 500, 600, 800 ईयर्स हमारा ओल्ड बिल्डिंग होता है या जो उस तरीके का मीनार वगैरह बनाया जाता है उसमें रस्टिंग नहीं होती। आजकल हम लोग क्या देखते हैं, जो ब्रिज वगैरह पे पेंट किया जाता है वो इसलिए पेंटिंग करते हैं ताकि उसका जो रस्टिंग हो वो रुक जाए, नहीं तो इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, मतलब मनी लॉस होता है, क्योंकि जब रस्टिंग होगा तो कोई ब्रिज आप बनाए वो कोलैप्स कर जाएगा कुछ समय के बाद, क्योंकि वो तो एयर के कांटेक्ट में है। तो हम लोग इस तरह ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं कोरोजन। कोरोजन मीन्स इट इज स्लो ईटिंग ऑफ आयरन और रिएक्टिव मेटल, ये प्रोसेस कहलाता है कोरोजन। तो उससे क्या होता है कि हम उसको, इसमें कोरोजन में क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तभी वो रस्ट होता है और उसका जो है धीरे धीरे आयरन में जंग लग जाता है और वो डिकम्पोज हो जाएगा, डिके हो जाएगा। दूसरा इसका कोरोजन के साथ साथ दूसरा जो एग्जांपल है वो है आपका रेन एसिड, है ना, रेनसिडिटी कहते हैं इसको, रेनसिडिटी का क्या मतलब होता है, जैसे जो फूड आइटम होता है, फूड आइटम जैसे कार्बोहाइड्रेट है, पोटैटो है, ये सब जो चीज होता है, पोटैटो जो चिप्स वगैरह बनता है, तो उसमें क्या होता है कि यदि वो लॉन्ग टाइम तक के लिए आपको रखना है तो लॉन्ग टाइम तक रखने के लिए उसको क्या करना होगा, उसके ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकना होगा। नहीं, जैसे मान लो पोटैटो है, आलू को यदि हम लोग रखते हैं घर में तो कुछ समय के बाद वो खराब हो जाता है, मतलब वो क्या होगा, एयर के कांटेक्ट में है तो उसमें रिडॉक्स रिएक्शन होगा और वो डिकम्पोज हो जाएगा, है ना, जिसको हम कहते हैं कि ये सड़ जाता है, गल जाता है। लेकिन जो पोटैटो से हम चिप्स बनाते हैं या जो लॉन्ग टाइम तक हम लोग उसको स्टोर करके रखते हैं, आजकल जो जंक फूड है, तो उसमें क्या किया जाता है कि उसके ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, रिडॉक्स रिएक्शन को रोकने के लिए उसका जो मतलब एयर टाइट कंटेनर में उसको हम कलेक्ट करके रखते हैं, तो उसके कंटेनर को क्या करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन गैस से उसका स्प्रे करते हैं ताकि वो जो है नाइट्रोजन से वो प्रोटेक्ट हो गया, मतलब जो मटेरियल है वो नाइट्रोजन से प्रोटेक्ट हो गया तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो नहीं आएगा। और इसलिए उसमें एक डेट प्रिस्क्राइब किया होता है कि ये 2 साल तक चलेगा, 1 साल तक चलेगा, उसका जो है एक्सपायरी डेट इतना है। ये कहलाता है हमारा रेनसिडिटी। तो ये एप्लीकेशन है रिडॉक्स रिएक्शन का। उसके बाद मैं इस चैप्टर में एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, जैसा हम लोगों ने प्लान किया है कि हर एक चैप्टर को 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट 2 लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, उसके कंसेप्ट को काफ़ी क्लियरिटी के साथ डिस्कस करेंगे और थर्ड लेक्चर में सारे प्रॉब्लम्स को, जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करेंगे। तो थर्ड लेक्चर में